नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। इस वक्त जब मैं आपके साथ ये कार्यक्रम शुरू कर रही हूं तो चुनाव आयोग की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है और उसके बाद अब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है उसका सीधा मकसद बिहार में अभी चुनाव की प्रक्रिया आपको पता ही है कि शुरू हो गई है। 2 चरणों में होगा और फिर 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन बिहार की गद्दी पर काबिज होने जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगा यूं कि हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी बातें हैं बिहार को लेकर जिसको लेकर अभी भी कुछ डाउट है, हो सकता है उसको लेकर किया जाए, लेकिन अब कुछ ज्यादा सोच लेते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है उन्होंने कि अब पूरे देश भर में एसआईआर कराया जाएगा और इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। उसका औपचारिक ऐलान आज से कर दिया गया है। 12 राज्यों में ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है अब वो अगली शुरू होगी। पीठ थपथपाई जा रही है। चुनाव आयोग अपनी ही पीठ थपथपा रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि बिहार में जो उसने एसआईआर कराया है वो बहुत कामयाब उसका एसआईआर जो है वो रहा है और 7.5 करोड़ मतदाताओं का उसने धन्यवाद किया है। कोई भी त्रुटि नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, ऑल इज वेल। ये दिखाने की कोशिश चुनाव आयोग की है। उन तमाम सवालों के बीच जो अभी भी जो बिहार की जनता के हैं, जिनके नाम शामिल नहीं हुए हैं, उन विपक्षी पार्टियों के हैं जो लगातार कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईआर को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग से लगातार सवाल दर सवाल पूछे जा रहे हैं। इस सब के बीच चुनाव आयोग ने इसको फुल प्रूफ कामयाब प्रक्रिया बताते हुए अपनी जोर शोर से पीठ को थपथपा लिया है। अब अगले चरण में जिन 12 राज्यों में और यूटीज में जो एसआईआर होने जा रहे हैं उसकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, पौंडीचेरी है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। अब इस सारे 12 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण अभी जो राज्य है वो मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता ही है कि इन सब के पीछे जो असल राज्य है, जो अगला पड़ाव है भारतीय जनता पार्टी का, जहां उसकी सरकार नहीं बन पाई है, जहां उसने पूरा दमखम अपना लगा लिया है, जहां वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए हैं क्योंकि दीदी ने उनको लगातार जो है वो पछाड़ा हुआ है। तमाम उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हर तरह की साम दाम दंड भेद, सब तरह की और तमाम तरह की एजेंसी सब कुछ लगाने के बाद भी वहां पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई है। तो अब एसआईआर वेस्ट बंगाल में भी कराया जाएगा और या इसको सही से कहा जाए वेस्ट बंगाल में ही कराया जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि अगले साल वेस्ट बंगाल में चुनाव जो चुनाव तो खैर 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, जिसमें केरला भी है और तमिलनाडु भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ज्यादा जिस पर भारतीय जनता पार्टी की साख और इज्जत दोनों लगी हुई है वो हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। बिहार में अभी आपको पता ही है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई वो किस तरह से सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी ने, आपको पता ही है कि एक और राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। राहुल गांधी ने ये कहा था कि एसआईआर बिहार से शुरुआत हो रही है लेकिन ये पूरे देश भर में कराया जाएगा। तो इसीलिए वो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए बिहार में तो एसआईआर के होने के बाद जो फाइनल लिस्ट आई उसी पर ही चुनाव हो रहा है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है या याचिकाएं जो लगाई गई उसका फायदा क्या है। अब आप ये फायदा समझिए कि यही चुनाव आयोग नहीं रुक रहा है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में ये कराने जा रहा है और वो उसी मसलहत के तहत कराएगा जहां जहां जिस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं और जहां जहां बीजेपी के स्टेक्स हाई हैं। ये भी बताया गया है कि आसाम में अलग से उसके लिए तारीख बताई जाएगी और आसाम में अलग से जो एसआईआर है वो कराया जाएगा। आपको ये पता ही है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार में मौजूद हैं और लगातार एक के बाद एक रैलियां वहां पर हो रही हैं। पहले 2 रैली की प्रधानमंत्री ने, अमित शाह लगातार रैलियों पर रैली कर रहे हैं। एक रैली में वो थे और उस रैली में क्योंकि आप ये देखिए कि मुद्दे नहीं हैं, ये एक तरह से बीजेपी का मुद्दा विहीन जो है वो चुनाव है, हमेशा से रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही एक उनका वाहिद एक उनके पास एक मुद्दा रहता है जो उस तरह से फल फूल नहीं रहा है बिहार में, कभी फला फूला नहीं है बिहार में। 20 साल से उनकी सरकार है, परोसने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। तो पहले झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि
एक भी, ना तो बीजेपी और जो नीतीश कुमार हैं दोनों के ऊपर ही भ्रष्टाचार का एक भी कोई आरोप नहीं है बिहार में, जिसकी पोल आज ही कांग्रेस ने खोली है कैग की रिपोर्ट के साथ। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। दूसरा, जो एक भाषण जो उन्होंने दिया है, जिसका एक अंश पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये कहा जा रहा है अमित शाह को, ये कह रहा है विपक्ष कि मिलिए आप चुनाव आयुक्त से, देश के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से आप मिलिए, ये कहा जा रहा है। और इसमें अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले जंगल राज था, इसलिए 6 चरणों में चुनाव होते थे। अब देखिए बीजेपी के आने के और एनडीए के आने के बाद अब 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। आप हमें एक बार फिर से, आप सत्ता में हमें वापसी दिलाइए तो हम अगली बार 1 चरण में चुनाव करेंगे। वाह वाह वाह, तालियां बजनी चाहिए। इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप उसी बात पर मोहर नहीं लगा रहे हैं जो बात लगातार विपक्ष कहता रहा है। जो विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी को हमें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि या तो चुनाव आयोग को अपना दफ्तर शिफ्ट कर लेना चाहिए बीजेपी के कार्यालय में, या बीजेपी को चुनाव आयोग, हालांकि बीजेपी का दफ्तर ज्यादा अच्छा है तो बेहतर यही होगा कि चुनाव आयोग का दफ्तर वहां शिफ्ट हो जाए। ऐसा विपक्ष जो है वो लगातार कहता रहा है, और एक बार फिर से विपक्ष ने यही बातों को दोहराया है कि कैसे एक पार्टी का नेता, देश का गृह मंत्री, ये कैसे कह सकता है कि पहले 6 में होते थे, अब देखिए हमने 2 में करा दिए, फिर हम 1 में कराएंगे। भाई आप कौन होते हैं? चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो किसी पार्टी की बी टीम नहीं है। यही तो क्लेम्स किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि डेस्परेशन इतना है, कोई मुद्दे नहीं है, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और खुद अमित शाह अपनी ही पोल खोलते हुए, चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए खुद ही नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी की कही गई ये भी बात देखिए एक तरह से खुद अमित शाह ने सही साबित कर दी है। इससे आप ये समझिए कि किस तरह की साठगांठ है बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में। जिस तरह से चुनाव आयोग जो पत्रकार है उनके सवालों का जवाब देता है, जिस तरह से राहुल गांधी को उन्होंने चैलेंज किया था कि हलफनामा दीजिए नहीं तो 7 दिन में माफी मांगिए, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पार्टी के प्रवक्ता हो या बीजेपी के कोई बहुत ही बीसी ग्रेड प्रवक्ता जो इस तरह की बातें आके करते हैं, उस तरह की बातें करते हुए वो नजर आ रहे थे। हालांकि ना तो माफी मांगी गई, ना ही हलफनामा राहुल गांधी ने दिया, क्योंकि जवाब चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग उन तमाम तरह के सवालों से बगलें झांकता हुआ नजर आता है, उन तमाम तरह के सवालों से बचता हुआ नजर आता है जो उनसे पूछे जाते हैं। अभी भी पूछा गया, क्योंकि पूरा नैरेटिव बिहार का इसके इर्द गिर्द गढ़ा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं यहाँ पर। देखिए घुसपैठियों को महागठबंधन बचा रहा है, घुसपैठिए मतलब मुसलमान, उनको बचा रहा है, और इसीलिए SIR जो है वो कराया गया है ताकि इन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, तब भी ये सवाल पूछा गया था, और अभी भी मैं सुन रही थी, अभी भी ये सवाल पूछा गया है, लेकिन इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया जाता है कि आखिर कितने विदेशी नागरिकों को, कितने घुसपैठियों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, आखिर कितने वो लोग हैं, उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। क्योंकि जितने टॉल प्रॉमिसेस किए गए थे, जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, वो तो सब धराशाही हो गई, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। और अगर ऐसा है तो ये सबसे बड़ी नाकामी तो खुद अमित शाह की है। 12 साल से आप सत्ता में हैं केंद्र में, और इसके साथ ही 20 साल से आप राज्य में हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आप देश और से तो ताली और ताली बजा रहे थे, क्या खुद भी आप वही कर रहे थे? यानी कि आप देश की सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे थे कि आप घुसपैठिए देश में थे, और आपको अचानक याद आया जब बिहार में चुनाव है। तो इसी से आप ये समझिए कि पूरा चुनाव जो है वो एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए पूरी तरीके से फंस चुका है। हिंदू मुसलमान कर नहीं पा रहे हैं तो मुसलमानों को बांट रहे हैं, तो इस तरह की लालच भरी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, डेटा की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि भाई जो रील बनाने को भी एक तरह से कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है, उसको भी एक तरह से कहा जा रहा है कि देखिए रील जो बना रहे हैं युवा, उसमें भी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी। सोचिए देश कहाँ आकर खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लगातार जारी है, उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये समझिए
कि चुनाव आयोग के लिए अभी क्या चीज महत्वपूर्ण है और वो क्या कर रहे हैं। अगला स्टेशन बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है, ये आप इसमें अंडरलाइन सीधे तौर पर आप इसको समझिए। और यही बात लगातार जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार कहती रही, और वो जितनी मुखर है, जो एसआईआर जिस तरह से बिहार में करवा लिया गया क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार थी, क्या उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में करवा लिया जाएगा? क्या ममता दीदी ऐसा होने देंगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लगातार चैलेंज करती रही हैं बीजेपी को भी, और वो आपको पता ही है कि वो ऐसी नेता नहीं है कि जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती हैं। वो एक ऐसी नेता हैं जो संघर्ष से बनी हुई हैं और वो सड़क पर आकर अपनी सियासत करती हैं। तो वहां पर एसआईआर की इस प्रक्रिया को उस तरह से कराना क्या वाकई में उतना आसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी, मैं आपके पास आऊं, एक कमेंट में सिद्धार्थ जी से ले लूं। सिद्धार्थ जी, कैसे देख रहे हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? आखिर अभी क्या जरूरत आई? इंतजार किया जा सकता था बिहार के इलेक्शन के बाद, और जैसा मैंने कहा ये 12 राज्यों की लिस्ट तो दी गई है, लेकिन अगला स्टेशन वेस्ट बंगाल है। जी विशाल जी, जैसे आपको पता है मैं दक्षिण भारत से आपके कार्यक्रम में आज जुड़ा हूं। तो दक्षिण भारत में कल की बात कर रहा हूं। कल तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एसआईआर जो करने की प्रक्रिया है, ये अगर तमिलनाडु में होगी तो ये बीजेपी का पीछे के रास्ते से तमिलनाडु में सत्ता में आने का एक साजिश है, क्योंकि हमें पता है तमिलनाडु में बीजेपी की सीटें 0 हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 1 महीना पहले एक प्रस्ताव पारित किया और उसने कहा कि चुनाव आयोग को कि आप इस तरह का एसआईआर केरल में नहीं कीजिए। अब समस्या ये आने वाली है आने वाले समय में कि भारत का जो संविधान है उसकी धारा 1 जो है, सबसे पहली धारा, वो ये कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब भारत में राज्य प्रमुख है और सब राज्य मिला के भारत एक इकाई बनते हैं, जो कि संघ कहा जाता है। भारत को संविधान की भाषा में संघ कहा जाता है और राज्य उसकी इकाई होती है, राज्यों को मिला के संघ बनता है। अब ये जो एसआईआर की आज 12 राज्यों में घोषणा की गई है, जिसमें तमिलनाडु भी है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट अब खड़ा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि भारत में एक संघीय व्यवस्था है और संघों का कहना है, जिस तरह से तमिलनाडु और केरल ने कहा है कि आपको इस तरह का एसआईआर अगर करना है तो सबसे पहले राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्य को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, राज्य को विश्वास में लेना पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। केंचुआ अपने मनमर्जी से काम कर रहा है। अब इस चीज का एक संदर्भ है। संदर्भ यह है कि बचपन में सामान्य ज्ञान भी हम लोग पढ़ते थे, समाज शास्त्र सिविक्स की किताब हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस समय ये हमें बताया जाता था कि सबसे पहली बार कोई बहुत बड़ा, अगर कोई क्या कहते हैं गुंडा भी है, अगर बहुत बड़ा डकैत भी है, तो पहली बार उसने बहुत बड़ी डकैती नहीं की। सबसे पहली बार कोई छोटा अपराध किया जाता है और धीरे धीरे छोटे अपराध में आप अगर बच जाते हैं तो धीरे धीरे आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमें पता है बचपन में हम लोग भी अपने माँ बाप से कभी न कभी किसी छोटी मोटी बात पे झूठ बोल देते थे। जब पकड़ में आ जाते थे और हमें सिखाया जाता था, हमें दंड दिया जाता था, तो धीरे धीरे हम वो काम नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि वो छोटा अपराध करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, बच जाते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं, धीरे धीरे डकैती करना शुरू करते हैं। तो आपको ये जो एसआईआर का आज आपके सामने ये जो खेल दिख रहा है 12 राज्यों में, जिसमें कि बंगाल और तमिलनाडु हैं, ये बंगाल और तमिलनाडु जो 2 राज्य हैं, ये ध्यान में रखिएगा बिहार से बड़े राज्य हैं। अब आपको मैं 3 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण, एक राज्य का नाम है, छोटा सा राज्य चंडीगढ़। दूसरा एक राज्य है दिल्ली, जो कि चंडीगढ़ से बड़ा है। तीसरा एक राज्य है बिहार, जो कि दिल्ली से बड़ा है। चौथा राज्य तमिलनाडु और बंगाल, जो कि बिहार से भी बड़ा है। अब जो मैंने आपको कहानी बताई, आप जब पहला काम छोटा काम करते हैं और आप जब उसमें बच जाते हैं गलत काम करते हुए, तब आपके 12 हो जाते हैं, आप बड़ा काम करना शुरू करते हैं, बड़ा अपराध करना शुरू करते हैं। 1.5 साल 2 साल पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, चंडीगढ़ नाम के एक छोटे से राज्य में भाजपा ने एक चुनाव, उसको मेयर का चुनाव लड़ना था, अपने एक चुनाव अधिकारी को डाला
उसने दुनिया के सामने धांधली की, फर्जीवाड़ा किया, पकड़ में आ गया और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के उसने माफी मांगी कि हाँ, मैंने फर्जीवाड़ा किया था, मैंने चुनाव चोरी करने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये कि न्यायपालिका ने उसको किसी भी तरह का दंड नहीं दिया। उसने जो माफी मांगी, न्यायपालिका ने उस माफी को मान लिया और उस चुनाव को तो रद्द कर दिया, लेकिन उस जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया था, वो अपराधी को किसी तरह का दंड नहीं दिया। अब स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति प्रमुख नहीं है, उसके पीछे उसको चलाने वाला तंत्र मजबूत था। अब उसने क्या किया कि चंडीगढ़ में तो ये खेल हो गया, अब थोड़ा बड़ा राज्य में खेल खेलते हैं। तो पिछले बार हमने देखा कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे इस साल फरवरी में, हमने देखा कि दिल्ली में एमपीओ के घर पे, केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 80-80 वोट, 90-90 वोट बढ़ रहे थे और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट घट रहे थे। भारत में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वोटर घट कैसे सकते हैं? लेकिन ये चीज हुई, दिल्ली में हुई। दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट कटे भी और एमपी और केंद्रीय मंत्रियों के घर पर 80 वोट, 100 वोट, 137 वोट नए जोड़ते हुए पाए गए। क्या किया गया उसके ऊपर? जो भी उस समय की वहां का जो दिल्ली का विपक्ष था, वो तो दो राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जाके चुनाव आयोग के सामने उन्होंने अपना हलफनामा दिया, जो भी देना था, प्रतिनिधिमंडल गया, लेकिन उस पर कोई नतीजा नहीं हुआ। कोई भी उसका साथ नहीं दिया, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे साथ नहीं दिया। हुआ क्या? इनके पौ 12 हो गए। अब सोचा कि चंडीगढ़ छोटे राज्य में हमने कर लिया है, दिल्ली थोड़ा बड़ा राज्य में कर लिया है, चलो अब बिहार में करते हैं। इससे बड़े राज्य में हाथ लगाया और बिहार में भी हमें पता है कि आंशिक तौर पर ये सफल भी हो गए। काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इन पर बंदिशें डाली, लेकिन आंशिक रूप से ये सफल भी हुए, क्योंकि जो फर्स्ट ड्राफ्ट एसआईआर का रोल था उसमें कहते हैं कि 65 लाख वोटरों का नाम कट गया और दूसरा जो फाइनल रोल बना उसमें भी कहते हैं 40-45 लाख लोगों का नाम कट गया। बहुत सारे हजारों लाखों नाम ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट नाम है, जीरो एड्रेस पर, बिना एड्रेस के एक ही एड्रेस पर हजारों लाखों वोटर हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि जो चंडीगढ़ में हुआ था छोटे स्तर पे, उसको बड़े स्तर पे दिल्ली में किया, बिहार में उससे भी बड़े स्तर पर किया। अब ये इनका पौ 12 इतना हो गया कि बिहार से भी बड़े राज्य में हाथ लगाएंगे, अब बंगाल में लगाएंगे, उसके बाद तमिलनाडु में लगाएंगे और अंत में जाके उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो ये अपराध की प्रवृत्ति होती है, पहले छोटा काम करते हैं फिर बड़ा काम करते हैं। पहला जब छोटा गलती करते हैं उसी समय आप अगर उसको पकड़ के दंड दे देते हैं तो आगे उसको करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चंडीगढ़ में जब हुआ था चुनाव चोरी, दुर्भाग्य है कि भारत की न्यायपालिका ने भले उससे माफी ले ली थी, लेकिन उसको कोई दंड नहीं दिया। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा तंत्र जो है, उसको पूरा का पूरा अंदर से एक मनोबल बढ़ गया कि हाँ ठीक है, ऐसा काम करेंगे, कोई गलती होगा तो माफी मांग के निकल जाएंगे, कहां पर कोई दंड थोड़े देने वाला है इस देश में। तो अब ये स्थिति आ गई है कि आश्चर्य ये होता है कि जो एसआईआर बिहार का अभी तक न्यायपालिका के सामने विचाराधीन है, जो लंबित है, आपको उसका निर्णय आने से पहले आप अगर 12 राज्यों में नया एसआईआर की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब भाजपा और केचुआ अपने आप को उतना हिम्मत उसको आ गई है, इतनी उसको साहस आ गया है कि चुनाव आयोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका को भी वो बता रहा है कि हम कर लेंगे, आप क्या कीजिएगा, हम देख लेंगे, बहुत होगा तो आप डांटिएगा, हम माफी मांग के निकल जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था ऐसी बन रही है भाजपा के राज्य में कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोक का तंत्र, लोक प्रमुख होता है और तंत्र लोक के अधीन होता है। लेकिन बीजेपी उसको ये कर रही है कि तंत्र को इतना मजबूत कर दो ताकि लोक जो है, जनता जो है, वो सिस्टम से डरने लगे, तंत्र लोक के अंदर में ना रहे, लोक तंत्र के अंदर में आ जाए। और ये जब कर रही है तो इसने सारी संस्थाओं को भी एक तरह से खुला चैलेंज दिया है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक सर्वोच्च होता है, जो संस्थाएं होती हैं वो एक दूसरे की चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। मतलब मैं अगर गलती करता हूं तो आप हमको सुधारती हैं, आप अगर गलती करती हैं तो हम सुधारते हैं। अगर भारत का संसद कोई गलत कानून पास कर देता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देती है, और न्यायपालिका का कोई अगर कानून है तो संसद उस कानून को बदल के एक नया कानून बना देती है। इसमें न तो संसद सर्वोच्च होती है, न तो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, दोनों एक दूसरे के चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। जैसे कार चलाते समय कार में स्टीयरिंग भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है, दोनों एक दूसरे के बगल बगल में होते हैं। तो आपको जब आगे बढ़ना होता है तो एक्सीलेटर दबाते हैं, जब धीरे करना होता है तो ब्रेक दबाते हैं। न तो ब्रेक प्रमुख है न तो एक्सीलेटर प्रमुख है, दोनों का तालमेल प्रमुख है। लेकिन भाजपा को यह तालमेल नहीं पसंद था, उसको पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में चाहिए थी। उसने इस तरह के अपराध करने की शुरुआत चंडीगढ़ से की,
वो बच गई, न्यायपालिका ने उसे बचा लिया, जो अपराधी था उसको दंड नहीं दिया, उसका साहस बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ये खेल बहुत बड़े स्तर पर किया। बड़े स्तर पर करने के जी बावजूद दुर्भाग्य है कि भारत के कोई भी बुद्धिजीवी या मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या कोई भी अखबार या कोई भी दूसरे राजनीतिक दल उस समय उसके समर्थन में, मतलब उसके विपक्ष में नहीं आए कि ये काम गलत हो रहा है। भाजपा को और केचुआ को और थोड़ी हिम्मत आ गई, उसने बिहार में ये कर दिया। दुर्भाग्य है कि बिहार में भी नतीजा आने से पहले वो अब सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहे हैं कि हम उससे भी बड़े राज्य में करेंगे, अब बिहार से भी बड़े राज्य में हम हाथ लगा रहे हैं, अब हम बंगाल में हाथ लगाएंगे, अब हम तमिलनाडु में हाथ लगाएंगे। लेकिन इसमें समस्या ये होने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि भारत, भले ये लोग कुछ भी सोचे, लेकिन भारत चलता संविधान से है। संविधान की धारा 1 में भारत राज्यों का संघ है, और अगर केरल की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि हमारे यहाँ एसआईआर हम नहीं होने देंगे, तो ये जबरदस्ती वहां एसआईआर कैसे करवाएंगे? आने वाले समय में मुझे लगता है न्यायपालिका के सामने एक संवैधानिक संकट बहुत बड़ा खड़ा होने वाला है, और ये संकट के चलते ही ये संकट होगा, तो मेरे ख्याल से दक्षिण भारतीय राज्य इस चीज में बहुत ज्यादा जोर शोर से सामने आएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो कई राज्य संख्या में भी बहुत बड़े हैं। जिस तरह से तमिलनाडु है, बहुत बड़ा राज्य है, और पुराना जो आंध्र प्रदेश है, मतलब तेलुगु बोलने वाला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी बिहार से बड़ा राज्य है, बंगाल जितना बड़ा राज्य है। तमिलनाडु में भी 40 सीटें हैं। दक्षिण भारत जी के राज्य क्योंकि कानूनी दृष्टि से थोड़े मजबूत हैं, थोड़े वहां पर हमें पता है पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, कानूनविद होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो इन्होंने केचुआ के नाम पर एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है भाजपा ने कि जहां चाहिए घुस जाओ और जीत के दिखा दो, इस अश्वमेध के घोड़े को लगाम लगाने का काम आने वाले समय में मुझे लगता है कि दक्षिण भारतीय राज्य करने वाले हैं। बुशरा जी। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं, और इसीलिए बिहार से इतर मैं इसको देख रही हूँ कि तमिलनाडु, केरला और जब हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, जो सबसे हॉट केक फिलहाल हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई स्टेक बीजेपी के वेस्ट बंगाल में है। तमिलनाडु में वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितनी कर पा रही है वो पार्टी, वो एक अलग बात है। लेकिन वेस्ट बंगाल में उसे कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन हम पे अपने दम पर तो सरकार नहीं बना पाए हैं, या सरकार ही नहीं बना पाए हैं वहां पर। तो वो लगातार आप समझिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो धरती वो बताते रहे हैं, और उनका एक सपना है कि पश्चिम बंगाल में उनके अपने दम पर जो है वो सरकार बने, और लगातार इसकी कोशिशें करते रहे हैं। सवाल मेरा ये है आपसे अरुण जी कि इस पर तो आप बात करिए ही, जो एसआईआर की ये प्रक्रिया है, लेकिन साथ साथ जो अमित शाह ने बयान दिया है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप टिप्पणी करें। देश का गृह मंत्री सीधे तौर पर एक चुनावी रैली से कहते हुए अगर नजर आए कि पहले 6 में होते थे, जंगल राज था, हमने 2 में कराया, अगली बार आएंगे तो 1 में कराएंगे, तो क्या वो सीधे तौर पर अपने आप ही नहीं बता रहे हैं? हालांकि ये फिर ढकी छुपी बात नहीं है, हमें मासूम बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमें पता है कि ये सब कुछ क्या है साठगांठ, लेकिन वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तो चुनाव आयोग उनके कहने पे तारीफें रखता है, उनके कहने पे चरण तय करता है, उन्हीं के कहने पे सब कुछ हो रहा है, यही तो बता रहे हैं अमित शाह चुनावी रैली से। नहीं बुशरा जी, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं। याद करिए जब संसद में ये संशोधन किया गया था चुनाव आयोग को लेकर के, कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ उनके सेवानिवृत्त होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तभी ये तय हो गया था कि भारत का चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषंगिक संगठन बन गया है। तो जो आज अमित शाह जो कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि उनकी जो जुबान पे जो बात आई है वो पहले कर चुके हैं। उन्होंने एग्जीक्यूट किया संसद के जरिए, 303 का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो संशोधन किया। उसके बाद तो अगर चुनाव आयोग गलती करते हैं 3 के तीनों, उन पर आप कोई आरोप उनके सेवा ने जब तक जिंदा है वो तब तक नहीं लगा सकते, मरने के बाद तो किस पे क्या आरोप लगेगा, क्योंकि कानून में इतना बदलाव कर दिया। और ये बदलाव इसीलिए किया गया कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ठीक वैसे ही कानून बदल के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार चुनाव आयोग को नचा रही है। जब मन होता है, जिसको मन होता है उसको लाके, देखिए चुनाव चयन की प्रक्रिया बदल दी, उसके बाद जो है वो सारी व्यवस्थाएं बदल दी, और अब तो आप कुछ भी कर लें। चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं, जैसे ज्ञानेश कुमार भाजपा के प्रवक्ता की तरह से या भाजपा के सदस्य के तौर पर जो बातें कर रहे हैं, वो सब उसी का परिणाम है कि ये बहुत पहले हो गया था। जिस दिन संसद में वो कानून पास हुआ था, उसी दिन
ये समझ में आना चाहिए था, तब ध्यान नहीं गया किसी का कि इसका क्या होना है। आज हम उसको देख रहे हैं। तो अब ये कहना छोड़ दीजिए कि अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह क्या कोई भी कह दे। इससे पहले आपने देखा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठता था, मोदी सरकार के मंत्री सफाई देते थे। कभी वो अरुणाचल प्रदेश वाले जो है वो आ जाते थे, कभी गोयल साहब आ जाते थे, कभी कोई सांसद आ जाता था। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब पहली चीज आप लोग ये मान लीजिए कि चुनाव आयोग और बीजेपी तो अलग अलग चीजें नहीं है। चुनाव आयोग भले ही भारत का सरकार के अधीन है और वो एक इंडिपेंडेंट आयोग माना जाता था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषंगिक संगठन है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहेगी, बाद की स्थिति क्या होगी आने वाले, क्योंकि ये भी संभव है कि बाद में जो सत्ता में आए वो फिर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो शुरुआत हो गई है वो ये है कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का एक जेबी संगठन है। पहली चीज हो गई। दूसरी बात जो आपने कही बंगाल की, तो बंगाल में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इससे पहले पूरी कोशिश कर ली। आप देखिए बंगाल में बीजेपी है कहाँ? बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कौन? ये ममता बनर्जी की चप्पलें उठाते थे, सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं। दूसरे सज्जन जो रेल मंत्री रहे मुकुल, कहाँ है आजकल? मुकुल रॉय जी, वो वापस लौट आए थे मजबूरी में और उनका कोई पता नहीं है। तो ऐसे जिस पार्टी के पास अपना कोई वहां काडर नहीं, अपने कोई नेता नहीं, सिर्फ सरकारी एजेंसियों की दम पर। और आप याद करिए कि बंगाल हाई कोर्ट के जो है एक जज साहब तो संसद में पहुंच गए हैं चुनाव जीत के भाजपा के टिकट पे। तो जब इस पूरी व्यवस्था को, जो पार्टी पूरी व्यवस्था को, सरकार को अपने साथ उसने इस तरह से समाहित कर लिया है कि जुडिशरी भी उसमें शामिल है, ये सारी चीजें जो हैं, तब इसके बाद आप क्या उम्मीद करेंगे? इसके बाद एक ही रास्ता बचता है जो बंगाल में पहले हुआ। ये बार बार आरोप लगाते हैं कि जब बंगाल के लोग पीटना शुरू करते हैं तब इनको लगता है देखिए वहां क्या हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल और बिहार को ध्यान में रख के की गई थी, जैसे घुसपैठिए। अब आप बताइए, 12 साल हो गए, बिहार में 20 साल से, उत्तर प्रदेश में भी 10 होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी 20 हो चुके हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि घुसपैठिए? भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि घुसपैठिए हैं तो 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? फिर तो उन्हें किसी चौक पे पहुंच जाना चाहिए, किसी चौराहे पे, जैसा उन्होंने ऐलान किया था। फिर उन्हीं को चौराहे पर ही जाने की देर है। ये बात उन्होंने कही थी कि किसी चौराहे पे बुला लीजिए। अरे भाई, जब आप सरकार में हो, केंद्र की सरकार के हिस्से में इस देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमारे हर बॉर्डर के लिए अलग अलग एजेंसी है और वो सब एजेंसियां जो है केंद्र के तहत है। उसके बाद आप बार बार घुसपैठियों की बात कैसे कह रहे हो? और दूसरी बड़ी चीज, फिर ये बता दो कि इस 12 साल में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? अभी पिछले दिनों गुजरात में एक मुस्लिम बस्ती उजाड़ दी गई थी, उसमें थोड़े दूसरी जाति, वहां कितने घुसपैठिए निकले वो बता दो आप। अगर सिर्फ मुसलमान होना आपकी नजर में घुसपैठिया होना है तो फिर 25 करोड़ मुसलमान देश के, उनके लिए क्या करने वाले ये बता दो। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है आपकी भावनाओं, आपके षड्यंत्र में जो है, मैं तो उसको षड्यंत्र कहता हूं, कुप्रचार कहता हूं, उसमें कुछ लोग बह जाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो दुनिया जानती है। आज की तारीख में भारत मुसलमानों के बिना नहीं है। मुसलमान को भारत से बाहर नहीं किया जा सकता है, कोई विकल्प इनके पास नहीं है, सिवाय इस बात के कि ये लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुसलमानों को लेकर गलत बयानी करें। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिनके हाथों में देश की व्यवस्था, जो संविधान की शपथ लेते हैं कि भाई हम हर नागरिक के साथ बिना द्वेष, बिना भेदभाव के काम करेंगे, वो मंच से खुलेआम करते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका रवैया जब आता है तब शर्म आती है कि हमारे कौन से अंग बचे। देखिए अभी जो हुआ है बिहार के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जिन चीजों को लेकर के स्पष्ट फैसले आने चाहिए थे, वो सुनवाई में चलते गए। अभी भी वही स्थिति है। जैसा कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, केरल ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, तमिलनाडु प्रस्ताव पारित करेगा, बंगाल ने भी वही बात कह दी, उसके बाद क्या होगा?
क्या जैसे कि पहले आपने जब धनखड़ जी गवर्नर थे बिहार बंगाल के, तब आपने केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे थे उनकी सुरक्षा के लिए, तो क्या हम्म, आप गृह युद्ध की हम्म। तैयारी करवा रहे हैं क्या? क्या ऐसी स्थिति बना रहे हैं आप? ये मेरा सवाल भी था अरुण जी आपसे कि ये जो एक रिफ्ट जो पैदा हो गई है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका काम ये है देश में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, क्या अब आपको एक ऐसी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर केरला ये कह दे, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी इसी तरह के तेवर दिखा चुका है, तो आपको नहीं लग रहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या उनकी समर्थित सरकार नहीं है और चुनाव आयोग, इनके बीच में एक तरह से जंग जैसा माहौल, ये एक डेमोक्रेटिक निजाम है और यहाँ पर चुनाव आयोग का काम ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। ये अगर स्थितियां अगर पैदा हो जाए तो ये कितनी खतरनाक है देश के लिए? बुशरा जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये हो गया है। अब चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार का गुलाम है। मैं स्लेव जिसको मैं कहता हूं ना, कि उनकी गुलामी कर रहा है। इसी वजह से वो कानून बदले गए थे। कल अगर आप कोई जिम्मेदारी तय करना चाहें कि चुनाव आयोग ने ये गलती की, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, जो अभी बात सुन रहा है, मुकदमा सुन रहा है, सारी बात है, लेकिन जो फैसले उसे करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे हैं। बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग देख रहे हैं वो नहीं है। लेकिन जो आपने कहा रिफ्ट हो गई है, फिर कहां कहां केंद्रीय बल भेजेंगे? बहुत बड़ा बल नहीं है केंद्रीय बल। सीआरपीएफ के पास 3.5 लाख लोग हैं। आईटीबीपी और सीआईएसएफ और दूसरे जो संस्थान है बीएसएफ और एसएसबी, इनको सबको मिला लें तो राज्यों की पुलिस इनसे ज्यादा है। कल ये स्थिति आएगी कि जब सरकार कहेगी राज्य की ये गैर कानूनी है और आपका चुनाव आयोग जो आपका पालतू बन गया है वो करेगा जो आप कह रहे हो, फिर क्या होगा? संघर्ष होगा, निश्चित तौर पर संघर्ष होगा। और बिहार में तो चलिए ठीक है, चूंकि नीतीश कुमार को आपने पपेट बना के मुख्यमंत्री बना रखा था, वहां आपका सिस्टम था, आपकी सरकार आपके कंट्रोल में थी। लेकिन तमिलनाडु में आप क्या करेंगे? बंगाल में आप क्या करेंगे? कहां से लाएंगे? केरल में आप क्या करेंगे? गुजरात आपके उसमें है, बता दीजिए, पहले गुजरात में कराइए और बताइए कि कितने घुसपैठिए निकले वहां से। गोवा, लक्षद्वीप कोई देश है? पांडिचेरी क्या है? ये सब कहने की चीजें हैं। बेसिक निशाना जो इनका है वो पहले बंगाल, फिर तमिलनाडु और फिर केरल। क्योंकि केरल में आप देखिए, केरल में जिस तरह से हिंसा में इन्वॉल्व है आरएसएस के लोग, अभी भी पीछे दिनों आया था, क्या नहीं हुआ है वहां, वो सब जगह है। इन्होंने जाके कर्नाटक में जो किया, कर्नाटक में तो कर्नाटक की जनता ने बदल दिया, केरल में इनके पांव नहीं जम पा रहे हैं। तमिलनाडु इनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। तमिलनाडु के लोगों को मध्य प्रदेश से संसद में भेजा हुआ है, मंत्री बनाया हुआ है। ये जो पूरा जो नाटक इनका है वो इतना खतरनाक है। सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य के बीच सीधा संघर्ष होगा? अब परिस्थितियां वो बन गई हैं, क्योंकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, अगर चुनाव आयोग वहां मनमानी करेगा तो संघर्ष होगा, और उस संघर्ष को रोकने के लिए फिर हम गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि केंद्रीकरण करके आप एक बार को राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, कुछ पूरे देश में तो नहीं लगा सकते ना, क्या करेंगे? और देखिए, जो एजेंसियां जिस चीज को हम कहते थे कि व्यवस्था को रोक सकती है, राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ी पावर होता था, उसकी क्या स्थिति है आप और हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की कानून व्यवस्था पे एक आदमी जूता फेंकता है और पूरा एक सोच के लोग, दक्षिणपंथी सोच के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल करते हैं, जो एक दलित वर्ग से आते हैं। उसके बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं कोई कुछ नहीं है, सत्ता बैठी है, अपने मदमस्त है, वो क्या करे? चीफ जस्टिस खुद खड़े नहीं हो सकते थे, किसको विरोध करना था? लोगों को विरोध करना था। जरा जरा सी बात पे दलितों की बात करने वाले, ये दावा करने वाले कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने जो है दलित को राष्ट्रपति बनाया, तो आप फिर ये भी दावा करिए कि हमने एक दलित मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाया, उसको सपोर्ट किया। क्यों नहीं आज तक वो जेल के पीछे, क्यों नहीं बंद हुआ? ये सारी चीजें बिल्कुल साफ है। ये चाहते हैं कि देश में संघर्ष हो। पहले इन्होंने, सरकार ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष करवाया, अपने आप चलाया। देश के मुसलमानों ने और बहुसंख्यक हिंदुओं ने भी वो दिखाया कि इनकी मंशा सफल नहीं हुई, वरना अब तक हम
दंगों की चपेट में होते, भयंकर दंगे हो रहे होते, जिस तरह की तैयारी सरकार कर रही है हर राज्य में, कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां जहां देखो वहां बुलडोजर पहुंच जाते हैं। अगर किसी के पास 5 रुपए नहीं निकले उसके घर में सब पहुंचेंगे, और जो 94,000 करोड़ का अपराधी है भ्रष्टाचार का, उसको मोदी जी गले लगा लें तो उसके केस अपने आप बंद हो जाएंगे। जितने भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में पहुंच गए, उनके लिए कानून नहीं है। तो जो एक तरफा कानून, एक जैसी स्थिति, जो एक नजर से देख रहे हैं, एक नजर मतलब एक तरफ की नजर, तो उसके बाद क्या होता है? क्योंकि जब तक आप लोगों को, चाहे सरकारें हों चाहे लोग हों, अगर आप उन्हें धकेलते जाएंगे, धकेल के आप दीवार के किनारे कर देंगे, तो एक बार को तो पलट के बार किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी ने की है और जिस तरह उन्होंने अपनी पीठ ठोकी है, उनको इस बात के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा कि बिहार और तमिलनाडु, ये बिहार, बंगाल और तमिलनाडु, बिहार नहीं है। बिहार में आपके साथ सब खड़े थे, तमिलनाडु और बंगाल में आपके सामने कौन खड़ा होगा और फिर देश कहां जाएगा? ये तो आते रहेंगे चुनाव आयुक्त तो बने रहेंगे, लेकिन क्या देश को खतरे में डाला जा सकता है? देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाला जा सकता है? क्योंकि आप हर जगह एक ही तरह का प्रयोग कर रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान मंच से करता है, वो कुछ भी कर रहा है। आपने जम्मू कश्मीर में जो आवाज उठा रहा है हक की, उसको जेल में ठूस दिया है। आप चाहते क्या है? आप आज तक जो है बहुत सारे लोग इमरजेंसी के नाम पे हजारों रुपया सरकार के खजाने से ले रहे हैं। वो अपने आप को लोकतंत्र सेनानी कहते हैं। ये कहते हैं कि आपातकाल एक कहा था। ये जो आपातकाल है, जिस बिना घोषणा के आपातकाल, इसको क्या कहेंगे आप? जी। हम उस दौर से गुजर रहे हैं। आज देश आपातकाल से भी बुरे आपातकाल में, तब तो पता था कि ये कानून लागू है। अब तो जो कानून लागू है उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अन्यथा जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहले एसआईआर पर सुनवाई करता, सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया तो सारे जजेस इकट्ठे होकर इस्तीफा देते हो, कहते नहीं ये नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें जो बैकडोर से आए हैं वो भी तो वहां बैठे हैं, जिन्होंने नीचे जो है भगवा कपड़े पहने काले कोट के नीचे। ऐसा क्या, ये जो माहौल बना है, ये हमारी वर्तमान व्यवस्था के साथ साथ हमारी अगली पीढ़ियों के लिए जो है बहुत खतरनाक है। हम और आप तो शायद जीवन ले, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां हैं वो, जैसे कि यूरोप और उधर और जो इजराइल के आसपास के देशों में हो रहा है, वही स्थिति हमारे यहाँ बनने वाली है। जो हर देश के भीतर जो परिस्थितियां बनी है, जहां अलग अलग जातियों के संघर्ष हो रहे हैं, उसको कैसे समझाएंगे, कैसे निपटाएंगे? आप तो कल को उठा के झोला चल दोगे जैसा आपने कहा है, लेकिन जो जहर बो दिया आपने, जो खाई खोद दी, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है। मैं अपने गांव की बात कहता हूँ। मेरे गांव में एक मंदिर होता था जिसमें पीर साहब का भी आला था और कुल देवता जो होते थे गांव के, उनका भी बंदोबस्त था। गांव में एक परिवार मुसलमान का, कभी कोई बात नहीं हुई। अब अचानक उस मंदिर से पीर साहब का आला गायब हो गया है और वहां पूरे के पूरे लोग उन दो हिस्सों में बट गए हैं जहां कभी ऐसा नहीं हुआ। अब क्या करिएगा आप? वहां बीजेपी के नेता जाते हैं, आरएसएस के लोग गांव में जाते हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी को गांव-गांव जाके लोगों को भड़का रहे हैं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर कल को संघर्ष हुआ तो अब शहरों में उसमें नहीं होगा, गांव-गांव में होगा। उसे कौन रोकेगा? क्योंकि इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और उसके साथ साथ एक खतरनाक जो स्थितियां देश में पैदा हो सकती हैं या जिस तरफ इसको ले जाया जा रहा है, उसके लिए आप आगाह भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही है कि देश में आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े अभी फिलहाल मुद्दे हैं। बेरोजगारी किस तरह से चरम पर है, किस तरह से विदेश नीति पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अभी सिद्धार्थ जी ने ही मुझे वो खबर भेजी थी कि कैसे फिर से 31 के करीब भारतीय हैं जिनको जो डंकी रास्ते से गए थे, उनको बेड़ियों में और हथकड़ियों में कैद करके उनको फिर भेजा गया है। और वो आए हैं, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो हैं वहां के, हरियाणा के। अगर उन्हें अपने देश में सब कुछ मिल रहा होता तो वो इतने अपने लाखों रुपए खर्च करके एजेंट को देकर इलीगल तरीके से वो वहां क्यों जाते अपनी जान पर खेलकर, और फिर इस तरह से वो बेइज्जत करके भेजे गए हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं?
मोदी जी हर छोटी छोटी बात पर जो है बुरे लेट जाते हैं और ट्रम्प के सामने और नतमस्तक हो जाते हैं, और कैसे उनके दिवाली का संदेश हो या कोई और बात हो उस पर उनको थैंक यू कहते हुए नहीं थकते हैं। तो देश को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है। 140 करोड़ का देश है, हम किस तरह की बार्गेनिंग स्थिति में हो सकते थे, और बताया जा रहा है विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु क्या कर रहे हैं, ये किस तरह के खोखले विश्व गुरु हैं, ये सब भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सिद्धार्थ जी, सवाल फिर मेरा यही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया 12 राज्यों में, और खासतौर पर जब बात हम तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल की करते हैं, वेस्ट बंगाल को लेकर आपने देखा कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म अभी लेकर आई गई, उससे पहले केरला फाइल्स आई गई थी, वेस्ट बंगाल फाइल्स लाई गई, यानी कि जो जहां जहां बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, वहां कैसे एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को बांटा जाए, और ये बताया जाए कि कैसे देखिए मुसलमानों ने तब आपके ऊपर कैसे जुल्म किए थे और कैसे धर्मांतरण किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं हलाल को लेकर, वो आपने देख लिया। अब हेमंत बिस्व शर्मा लव जिहाद को लेकर जो कानून ला रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देश में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, एक आपने एक परमानेंट दुश्मन खड़ा कर दिया है जिसका नाम मुसलमान है, और उसके इर्द गिर्द आप तमाम चीजें कर रहे हैं। अब एसआईआर के थ्रू भी तो आप यही करेंगे ना कि देखिए हम घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, जो बिहार में नहीं चला उस फॉर्मूले को अब बंगाल में हिट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या आपको वाकई में लग रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवी लोग इस सब एजेंडे में वाकई में फंसेंगे? मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है, एक साधारण सा नियम है होता है बुशरा जी, कि जिस जमात की भी, जिस सभ्यता की भी अपनी अलग लिपि होती है, उसका एक अपना अलग परिचय भी होता है। वो किसी दूसरे परिचय के साथ अपने आप को, किसी दूसरे के परिचय के अंदर अपने आप को समाहित नहीं करता। उसको लगता है कि मेरा अपना स्वतंत्र परिचय है। जिस जमात की भी अपनी लिपि होती है, इसीलिए आप देखिए पंजाबी लिपि अलग है, आपको पता है कन्नड़ लिपि अलग है, मलयालम लिपि अलग है, तमिल लिपि अलग है, बंगाली लिपि अलग है। तो जहां भी लिपि अलग होती है जिस जमात की भी, तो वो एक से ज्यादा अनेक में भरोसा करता है। दूसरी तरफ भाजपा हर बात में एक एक का नारा लाती है, जिस तरह से अभी भारत के गृह मंत्री ने कहा कि हम एक चुनाव करवा देंगे। अरे एक चुनाव करवाना था तो अभी बिहार में दो फेज में चुनाव क्यों करवा रहे हो? एक में चुनाव करके दिखा दो ना। बिहार में तो एक चुनाव कर नहीं सकते, पूरे देश में एक कैसे करोगे? तो भाजपा जो हर बात में एक देश, एक विधान, एक नेता, हर चीज एक एक की बात करती है, जहां पर भी भारत में उन राज्यों की जिनकी लिपि अलग है, वो वहां पर अनेक को भरोसा करते हैं। अनेक कभी भी एक के साथ अपने आप को समाहित नहीं करता, क्योंकि उसकी एक अपनी स्वतंत्र परिचय होता है। जहां तक मेरी सूचना है, केरल इस विषय को लेके न्यायपालिका के सामने ये गुहार लगाने वाला है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने, कि आपने बिहार में एसआईआर करने के लिए तो ये कहा कि वहां पर बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश और नेपाल दोनों से बिहार नजदीक है। लेकिन केरल कौन सा पाकिस्तान के नजदीक है? केरल कौन सा बांग्लादेश के नजदीक है? केरल तो समुद्र के नजदीक है। तो केरल में आप एसआईआर करते समय जो बिहार में आपने तर्क दिया कि बिहार में हम इसीलिए एसआईआर करेंगे क्योंकि विदेशी नागरिक घुसपैठिए घुस गए हैं, हालांकि वो मिले नहीं। कुल मिला के इनको खोदा पहाड़ निकली चुहिया, 8 करोड़ बिहारियों का 11-11 कागज देखने के बाद इनको 315 मिले, उसमें भी केवल 78 मुसलमान थे, बाकी लोग तो हिंदू ही निकले जो कि नेपाल के थे, जिन्हें नेपाल के साथ तो भारत का रामायण के काल से ही बेटी रोटी का संबंध रहा है। सीता जी जनकपुर की थी, आज जनकपुर नेपाल में है, तो भारत का नेपाल के साथ तो आप तो जिस घुसपैठिए को खोज रहे थे तो वो तो ज्यादातर घुसपैठिए हिंदू निकले। तो केरल इस चीज को लेके न्यायपालिका के सामने जाने वाला ये कह के कि आपने बिहार में जो एसआईआर किया उसमें तो कहा कि घुसपैठिया थे, लेकिन केरल कौन सा विदेशी बॉर्डर केरल से लगता है? केरल से तो कोई विदेशी बॉर्डर लगता नहीं है, केरल तो कोई सीमांत प्रदेश नहीं है। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत कठिन करने वाले हैं। भारत के क्षेत्रीय क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के राज्य, जो कि भाजपा के लिए, न्यायपालिका के लिए, केचुआ के लिए जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाने वाला है। क्योंकि ध्यान में ये रखना पड़ता है कि कोई भी व्यवस्था जब बनती है, भारत का संविधान है, व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब किसी की मंशा नहीं देखी जाती, किसी की क्षमता देखी जाती है। उदाहरण के लिए हमें पता है भारत में सबसे दूर अगर कोई चीज को फेंकने वाले हैं तो हमारे प्रधान जी हैं, वो बहुत दूर फेंक लेते हैं।
लेकिन जब भारत को ओलंपिक में फेंकने की बारी आती है तो उसको नीरज चोपड़ा को भेजना पड़ता है, हमारे प्रधान जी को नहीं भेज सकते क्योंकि उनको भाला फेंकने की क्षमता नहीं है। फेंकते बहुत हैं, लेकिन आपको भारत में ओलंपिक में अगर आप किसी को भारत को रिप्रेजेंट करना है, भारत का प्रतिनिधित्व करना है, तो आपको क्षमता देखी जाती है। मुझे भी बहुत दूर फेंकने का इच्छा है, मुझे कोई ओलंपिक में ले लेगा क्या? क्योंकि फेंकने के लिए भाला दोगे तो ढंग से 10 फीट नहीं फेंक पाऊंगा। तो कहीं भी कोई व्यवस्था बनती है तो व्यवस्था में मंशा नहीं देखी जाती, क्षमता देखी जाती है। और भारत के संविधान में इसीलिए राज्यों को बहुत ज्यादा शक्ति दी गई है। राज्य पेट्रोल का दाम खुद तय कर सकते हैं, राज्य टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, राज्य शिक्षा की नीति तय कर सकते हैं, राज्य अपने पास पुलिस रख सकते हैं, राज्य अपने पास काफी सारी चीजें रख सकते हैं। तो इसका मतलब ही है कि भारत राज्यों का संघ है। यहां पर आप ऊपर से कोई एक व्यक्ति, भारत के प्रधान जी, भाजपा कहेगी कि बहुत बड़े अवतार हैं, बहुत उनकी इच्छा अच्छी है, बहुत उनका इंटेंट अच्छा है, उनकी नीति भी अच्छी है और उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नीयत होगी, लेकिन वो करने की क्षमता कहां है? अगर इस देश में किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा क्षमता ही होती तो भारत के सनातन धर्म में भगवान को 10-12 अवतार काहे लेना पड़ता? पहले अवतार में ही सब कुछ ठीक कर दिए होते। अगर भारत के सनातन धर्म में भगवान भी बार-बार अवतार लेते हैं, इसका मतलब यह है कि एक अवतार में वो क्षमता नहीं है कि सब चीज ठीक कर दे, आपको फिर से अवतार लेना पड़ता है। तो भारत की जो संविधान है, भारत की जो व्यवस्था है, उसमें किसी एक इकाई पर बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं है, किसी एक इकाई पर सब कुछ करने की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक व्यक्ति से कोई मैजिक होने की उम्मीद नहीं करता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबको ताकत बांटी गई है। अब जब सबको अपनी क्षमता के अनुसार ताकत बांटी गई है, तो केरल में अगर आपको एसआईआर करना है तो चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी तो दिल्ली से आके त्रिवेंद्रम में, अकेले त्रिवेंद्रम के केरल के सब घर में तो सर्वे नहीं करेंगे, उनको केरल के घरों में सर्वे करने के लिए केरल के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो केरल के लोग तो केरल सरकार के अंतर्गत हैं। केरल सरकार अगर कहेगी कि हम आपको आदमी नहीं देंगे तो ज्ञानेश कुमार जी कैसे करेंगे? दिल्ली से हवाई जहाज में आके केरल के घर घर में घूमेंगे क्या? तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, इसीलिए मेरा ये मानना था कि न्यायपालिका को, इस देश के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज है कि पहली बार अगर कोई छोटा गलती भी करे, उसी समय आप अगर उसको पकड़ के उसको ढंग से उसको सीख दे देते हैं, उसको अगर सजा दे देते हैं, तो आने वाले समय में बड़ी गलती नहीं करेंगे। जिस समय चंडीगढ़ में इन्होंने चुनाव चोरी की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के मान भी लिया कि हमने गलती की, उसके बाद अगर न्यायपालिका ने, जिसने गलती की और उसने मान लिया है, आप उसको सजा नहीं देंगे, तो सामने वाला, उसका जो मास्टरमाइंड है ना, उसको ये आप संदेश दे रहे हैं कि इस तरह का चीज और बड़ा करो। उसके बाद उन्होंने उससे बड़ा दिल्ली में किया, अब उससे बड़ा बिहार में कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार से भी बड़े जो राज्य है उसमें करेंगे। तो इसको मेरे ख्याल से न्यायपालिका को बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी भी एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हुई नहीं है, विचाराधीन है। 6 तारीख को पहला जब वोटिंग होगा, उस समय मान लीजिए जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन अगर हजारों लाखों लोग बिहार में पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रह गए, आप अगर कह रहे हैं कि 40-45 लाख वोटरों को आपने काट दिया है, अगर ये नाम गलती से कट गए हैं और बिहार में 91,000 बूथ हैं, इसका मतलब है कि हर बूथ के बाहर करीब करीब 50 लोग ऐसे खड़े रहेंगे जिनके पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा, पिछले बार वोट दिया हुआ रिकॉर्ड भी होगा। इस बार आप अंदर नहीं जाने देंगे, तो सोचिए 6 तारीख को भारत में, बिहार में कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दुनिया के मीडिया के सामने कितनी फजीहत होगी। और उस दिन जब होगा तो भाजपा भी हाथ धो लेगी, ज्ञानेश जी भी हाथ धो लेंगे, बोलेंगे ये काम तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसीलिए किया था। तो भारत की न्यायपालिका के सामने बहुत बड़ा, अभी उसके सामने एक उसके गौरव का, उसकी दूरदर्शिता के सामने अपनी दूरदर्शिता बचाने का एक बहुत बड़ा मौका है। अभी भी आने वाले समय में उनको एसआईआर पर, कम से कम बिहार में जो एसआईआर हुआ है, क्योंकि खुद उनके अनुसार चुनाव आयोग ने जो शुरू किया था उसमें काफी सारे रद्दोबदल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इसका मतलब एसआईआर जिस रूप में शुरू किया गया था वो त्रुटिपूर्ण था। जब वो त्रुटिपूर्ण था तो उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, इंग्लिश में कहते हैं पैंडोरास बॉक्स खुलना, एक भानुमति का ऐसा पिटारा खुलेगा कि उसके अंदर से कौन सा भूत प्रेत वेताल क्या क्या निकलेगा, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जी, बिल्कुल। और इससे कोई डरता हुआ चुनाव आयोग नज़र आ रहा हो वैसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने एक एजेंडे के तहत काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरी और बहुत संक्षेप में अरुण जी, वक़्त की कमी है। तो फिर ये तो साफ तौर पर है ही कि ये तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं वो किसके कहने पे की जा रही है, किन राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो पूरी प्रक्रिया इसको लेकर चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, क्या उससे हम कोई उम्मीद लगाएँ? और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, क्या आप राहुल गांधी की कही गई एक और बात अब फिर से सत्य साबित हो रही है? उन्होंने कहा था शुरुआत यहाँ से पूरे देश में किया जाएगा और फिर क्या कुछ होगा उसके बारे में उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक्सपोजे जो उन्होंने किया चुनाव आयोग की धांधलियों को लेकर वो तो अलग है ही। तो क्या हम कोई उम्मीद लगाएं कोर्ट से, क्योंकि अब 4 तारीख को फिर से सुनवाई जो है वो फिर से वहां होनी है, और यानी कि जो 6 तारीख को वोटिंग होगी उससे पहले बिहार में। तो क्या क्या उम्मीद आप इससे लगा रहे हैं, बहुत संक्षेप में? सबसे पहले जो आपने कहा उम्मीद, उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने दिन में जो कुछ हुआ है वो सब देखा है। कैसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर खड़े होके चुनाव आयोग के वकील साहब ने क्या क्या तर्क दिए हैं, कैसे कैसे बच्चों के हास्यास्पद तर्क दिए हैं। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत शालीनता से, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक उनको सुना और ये प्रोसेस चलती रही। अगर सुप्रीम कोर्ट तभी सख्ती बरतता तो शायद बिहार में या तो एसआईआर कंप्लीट नहीं होता या फिर विधानसभा चुनाव नहीं होते। दोनों चीजों में से एक चीज तो होती, लेकिन दोनों हुई हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल, अच्छी सद्बुद्धि आ जाए, सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को कुछ ऐसा फैसला दे दे कि कम से कम बिहार जो हो गया वो हो गया, बाकी राज्यों का जो खेल है वो ना हो। क्योंकि बिहार की स्थिति जो अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, बिहार में तो ठीक है क्योंकि सरकार आपकी थी, लेकिन न तो तमिलनाडु में आपकी सरकार है और ना ही बंगाल में आपकी सरकार है, ना केरल में आपकी सरकार है। तो जब वहां सरकार नहीं है, सरकारी मशीनरी जब आपका सहयोग नहीं करेगी तो चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग दुनिया के दूसरे देशों से लेके आएगा? नहीं। तो हम ऐसे में यही उम्मीद करें कि भगवान सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो थोड़ा सार्थक सोच में रहें। उन्हें भी ये मालूम है कि दुनिया से जाना सबको है, लेकिन जूते खा के जाओ, अपमानित होके जाओ, उससे बढ़िया है कि ऐसा फैसला करके जाओ कि इतिहास में दर्ज किए जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि उम्मीद करनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि एकदम उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि जिस दिन उम्मीद छोड़ देंगे उस दिन पर अपने देश में कानून का राज नहीं होगा। क्योंकि जब आम आदमी उम्मीद छोड़ देगा फिर वो करेगा जो उसके मन में आएगा। तो किसी से उम्मीद नहीं। अभी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन जब ये तय हो जाएगा कि मेरे ऊपर सारी समस्या आ रही है और कोई सुनने वाला नहीं है, तो मुझे आखिरी तौर पर जो कदम मैं उठा सकता हूँ उठाऊंगा। वो कुछ भी हो सकता है उसके। और दूसरी बात राहुल गांधी की, राहुल क्या करें? राहुल की 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि वो अपने घर में कमजोर है। मैं ये बात कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि राहुल, कांग्रेस के भीतर राहुल के साथ लोग गद्दारी करते हैं। ये गद्दारी संगठन के लेवल पे क्या हो, कहीं बिहार में सबसे खुलेआम देखा सबने, कैसे टिकट बेच दिए, कैसे चीजें बदली। एन चुनाव के वक्त जब राहुल गांधी को होना चाहिए तब वो घूम रहे थे, नतीजा क्या हुआ? उनके टिकट बिक गए, गलत प्रत्याशी चुने गए और आंतरिक युद्ध इतना हो गया कि पूरा गोदी मीडिया लेके उड़ गया कि इंडिया गठबंधन में फूट। वो तो आखिरी समय पे चीजें रुक गई। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं, एक एक बात सच साबित हो रही है, लेकिन करें तो क्या करें? सुप्रीम कोर्ट उनका साथ नहीं दे रहा है, सुन नहीं रहा है। चुनाव आयोग तो मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन है। उनके 3 के तीनों जो आयोग के वो हैं, वो महात्मा गांधी के बंदर की तरह मोदी जी के बंदर बन गए हैं। वो वही करेंगे जो मोदी जी कहेंगे, क्योंकि उनको पूरा संरक्षण, उन्हें इस बात का डर नहीं है कि कल को दूसरी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून ही नहीं है। अब कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इन लोगों के खिलाफ इनके जिंदा रहते कोई कार्रवाई कर ले, मरने के बाद किसी के खिलाफ क्या होती। तो ये जो बंदोबस्त किया गया है, जिस दिन ये संविधान संशोधन किया गया था, कानून बदला गया था, उसी दिन अगर लोगों ने सोचा होता कि क्या करने जा रहे हैं, तब तो कुछ हो सकता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर ही उम्मीद है, और उम्मीद अगर बनी रही, उम्मीद पर हम कायम रहे और
भगवान की कृपा से जो अंधी देवी है हमारी कानून की, उसके कान में सही आवाजें पहुंच गई, उसने उन कानों को अपने खुला रखा, तब तो यह है कि कुछ होगा। जी अन्यथा ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में जहां एसआईआर जाएगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, या कोई और राज्य हो, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होगा, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं होगा, राजस्थान में कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनकी है, गोवा और गुजरात भी उन्हीं के पास है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन दो राज्य इनके निशाने पर पहले से, तमिलनाडु हम्म और इन दो राज्यों में दरअसल नरेंद्र मोदी की एक आदत है कि वो किसी भी तरह से कुछ भी हासिल करना चाहते हैं। इनका जो है कि बस जी कुछ भी कर ले। जब उन्होंने अपनी पार्टी गुजरात में खत्म की थी, तब पार्टी ने उन्हें नहीं रोका, तो उसका खामियाजा पूरी भारतीय जनता पार्टी आज भुगत रही है, और सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है आडवाणी जी ने। अब अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है तो रोके, अन्यथा जो होने वाला है बुशरा जी, देखिए हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में खूनी संघर्ष हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा, लेकिन सहनशीलता की एक लिमिट होती है जनता की। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि अब नरेंद्र मोदी जी ने भावनाएं भड़का करके सब कुछ कर लिया है, लेकिन हम्म सब्र का इम्तिहान अब पूरा होने को है। इससे आज ज्यादा जी सब्र भारत का आम आदमी नहीं कर सकता, और इसकी इसकी परिणति होगी अगर ये जो कुछ बिहार में किया गया है वही बंगाल और तमिलनाडु में हुआ, तो संघर्ष जरूर होगा, ये बहुत साफ है। बिल्कुल बिल्कुल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उससे ज़्यादा खतरनाक ये बात है कि किस तरह की परिस्थितियां देश में पैदा की जा रही हैं या बन सकती हैं। और ये भी देखना होगा कि एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है, अब उसकी संवैधानिकता पर दरअसल सुनवाई होनी है कि वो संवैधानिक है या नहीं। और अगर कोर्ट इसको असंवैधानिक करार दे दिया जाता है, करार दे देता है, तो क्या इन 12 राज्यों में ये फिर एसआईआर की प्रक्रिया होगी? जाहिर सी बात है फिर नहीं होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है और देखना ये होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि देश किन परिस्थितियों में डाला जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, वो भी बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।